तो ठीक है बच्चों, पिछले जो क्लास थी उसमें हमने कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड की चर्चा की थी। हमने उस समय चर्चा की थी कि लाइफ स्पैन क्या है, हमने चर्चा की थी कि लाइफ साइकिल क्या है, हमने चर्चा की थी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है और किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, ये सारी बात चर्चा की थी। और उसके बाद हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आए थे और उसमें 2-3 मेथड जो है हमने डिस्कस किए थे। आज की जो क्लास है, जो नई क्लास जो शुरू हो रही है, इसमें हम फिर से उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जहां हमने उसको छोड़ा हुआ था, और उसका नाम है आपका बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन आपको पता है, इसे जो है बाइनरी फिशन हिंदी में द्विविभाजन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, बाई माने टू, फिशन माने जो होता है डिवाइड हो जाना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। जैसे कि कोई इंडिविजुअल होता है, ये जो है सबसे कॉमन मेथड होता है किसमें, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, इस टाइप के जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें सबसे कॉमन मेथड जो है रिप्रोडक्शन का वो होता है बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे हम बताते हैं आपको, ये हमारा अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस आप जानते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसके सीडोपोडिया हैं, सब पता है, ये सीडोपोडिया होते हैं, इन्हीं की हेल्प से अमीबा जो है मूव करता है। ये जो इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिए, अब क्या है कि जब अमीबा को बाइनरी फिशन करना होता है तो सबसे पहले इसके न्यूक्लियस का जो साइज जो होता है वो बढ़ता है, और न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है तो सेकंड जो स्टेप आ जाएगी अमीबा में, ठीक है ना। न्यूक्लियस का साइज जो है इसका कुछ बढ़ जाएगा, इस तरह से न्यूक्लियस अपने साइज में ग्रो करता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बाइनरी फिशन है, ये होता है कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होंगी, उसी समय यह रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन द्वारा। अब क्या होगा, इसने अपने न्यूक्लियस के साइज को क्या किया, बड़ा कर लिया। फिर क्या होता है, अब इसमें न्यूक्लियस खिंचता है, इसमें न्यूक्लियस में खिंचाव होता है। फिर क्या होता है देखिए, इस तरह से जब इसका न्यूक्लियस इस तरह खिंचेगा, ठीक है ना, ये देखिए न्यूक्लियस में खिंचाव हो रहा है, खिंचाव होने से ये डंबल जैसी आकृति बना लेता है, और उसी तरह इसकी बॉडी भी जो है अमीबा की, इसके चारों ओर इस तरह से फैलने लगती है, ठीक है। न्यूक्लियस में खिंचाव हो रहा है, इसकी बॉडी इस तरह से इसके चारों ओर फैलने लगती है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये न्यूक्लियस में खिंचाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूट जाता है। मतलब किस तरह से, देखिए, हाँ जी। तो इसके बाद जो अगली स्टेज जो आती है, उसमें ये जो केंद्रक है जो इस समय लगातार खिंच रहा है, एक स्थिति ऐसी आती है कि ये 2 भागों में टूट जाता है। तो उसको हम इसको इस तरह देख सकते हैं, जब ये टूटेगा तो कुछ इस तरह से अमीबा अपना बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह 2 केंद्रक 2 अलग अलग भागों में टूट करके अलग हो जाते हैं, और अब जो अगली स्थिति है वो इस तरह से आती है। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों भाग अब जो अभी इससे जुड़े हुए थे, अब यहाँ से अलग होकर के 2 नए डॉटर अमीबी को फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है 2 डॉटर अमीबी फॉर्म हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये है डॉटर अमीबी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ एक पेरेंट इंडिविजुअल से 2 डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहते हैं।
तो बाइनरी फिशन वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल से फेवरेबल कंडीशन में दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है या दो ऑफस्प्रिंग बनती हैं, तो ये प्रोसेस बाइनरी फिशन कहलाती है। तो मैं सोचता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला जो हमारा टॉपिक है, या कह सकते हैं अगला जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो वो जो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के बाद हम लोग को पढ़ना होता है कि बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन क्या है? बड फॉर्मेशन, इसको हम बडिंग भी कहते हैं, इसको हम बडिंग कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बडिंग कहने में, इसको बड फॉर्मेशन कह सकते हैं। ये जो सबसे पहली चीज है कि जो बडिंग या बड फॉर्मेशन है, ये किस ऑर्गेनिज्म द्वारा शो होती है? तो ये शो होती है भैया ईस्ट के द्वारा। ईस्ट में बडिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हम कह सकते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी, इसका साइंटिफिक नेम होता है। फर्मेंटेशन में, एल्कोहल इंडस्ट्री में कई जगह इसका यूज होता है। फिलहाल यहाँ पे हमको बडिंग के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बडिंग द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक तरह से अनइक्वल डिवीजन होता है। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, बडिंग फॉर्मेशन या बडिंग जो है या बड फॉर्मेशन, ये अनइक्वल डिवीजन का परिणाम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस है। तो ईस्ट की बॉडी पर किसी भी एक जगह पर, ठीक है, डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है और फास्ट होने की वजह से एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और उसी समय जब ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो उसी समय इसका जो न्यूक्लियस है वो भी खिंचने लगता है। जैसे वहाँ खिंच रहा था ऐसे यहाँ भी न्यूक्लियस में खिंचाव हो जाता है। अंत में क्या होता है, लास्ट स्टेज जो आती है, ये खिंचाव पूरा हो चुका होता है और खिंचाव होने के बाद न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूट जाता है। दोनों पार्ट टूट करके अलग अलग हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है कि ये अलग होकर के अपना एक अलग इंडिविजुअल, अलग एक्सिस्टेंस शो करने लगता है कुछ इस तरह से। ये देखिए ये होता है। अब ये इस तरह से अलग तरीके से तैयार हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है एक बडिंग की प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। कभी कभी क्या होता है, ये बड अटैच रहती हैं, ईस्ट में अटैच रहती हैं और एक चेन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और सामान्यतः क्या होता है कि ये बड इससे डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और फिर से ये बड एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन करती है। तो अगर यदि ये अटैच रहती है और अटैच रहकर कुछ इस तरह से, अगर हम बताएं कि जैसे इसको दोबारा से एकदम क्लियर करके दिखाते हैं, अगर ये बड जो है ईस्ट से अटैच रहती है और अटैच ही स्टेज में बनी रहे और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, जैसे ये ईस्ट है, ये इसकी बड्स हैं, एक के बाद एक ऐसे जुड़ती जा रही हैं, नई नई बनती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, मतलब ये पेरेंट ईस्ट से अलग नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर भी एक माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पर ये माइसीलियम नहीं होता है, इसको सीडोपेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था इसमें बताने के लिए।
अब देखिए जब ईस्ट में ये हो जाती है बात बड फॉर्मेशन वाली, अब हमारा जो नेक्स्ट जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी ओर चलते हैं हम लोग, वो है हमारा स्पोरोल्यूशन। स्पोरोल्यूशन, स्पोरोल्यूशन या स्पोर फॉर्मेशन ये कह सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन एक ही चीज होती है। अब क्या होता है इसमें देखिए, स्पोरोल्यूशन या स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस अमीबा और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा शो होती है। हम अमीबा की चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे होता है कि जैसे देखिए ये नॉर्मल अमीबा है जो नॉर्मल कंडीशन में पाया जा रहा है, नॉर्मल अमीबा है। ये केंद्रक हुआ, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये सब सीरोपोडिया हैं। तो लिख देते हैं, सबको पता है, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और ये सीरोपोडिया। सीरोपोडिया। अब क्या होता है देखिए कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, ध्यान दीजिए जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो सपोर्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन को, अनफेवरेबल कंडीशन को ये सपोर्ट करता है। क्या होता है इसमें कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ड्रॉट कंडीशन आती है, तालाब सूख रहे होते हैं, उस स्थिति में ये अमीबा सबसे पहले अपने जो सीडोपोडिया है उनको त्याग देता है, उनको हटा देता है। और जब त्याग देगा तो इसका आकार कैसे जाता है, इसका आकार गोल हो जाता है। इसका आकार इस तरह से गोल हो जाता है। ये इसका केंद्रक हुआ और ये इसका साइटोप्लाज्म हुआ, ठीक है, और ये इसका आकार जो है गोल हो जाता है। अब इसके ऊपर जो होता है अमीबा के ऊपर एक 3 स्तर की मोटी, कहते हैं ट्राई लेयर्ड थिक, ट्राई लेयर्ड थिक जो है एक कवरिंग चढ़ जाती है कुछ इस तरह से। देखिए 1 लेयर या 2 लेयर बन गई, ये 2 लेयर हो गई और ये हो गई आपका 3 लेयर। ट्राई लेयर्ड थिक मोटी कवरिंग अमीबा के ऊपर आ जाती है। इस कवरिंग को ही हम बोलते हैं सिस्ट। इसी कवरिंग को हम सिस्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है इसके द्वारा ही होता है। ये सिस्ट थिक होती है और थिक होने की वजह से ये इस अनफेवरेबल कंडीशन में इस अमीबा की को प्रोटेक्शन करती है, अमीबा की रक्षा करती है। जब तक ये कंडीशन रहती है तब तक सिस्ट बनी रहती है। ये जो प्रोसेस है जिसमें अमीबा ने अपने ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है एनसिस्टमेंट। इस प्रोसेस को एनसिस्टमेंट कहते हैं। अब क्या होता है कि जब कंडीशन क्या होती है, अब फेवरेबल होती हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, फेवरेबल कंडीशन होती हैं। फेवरेबल कंडीशन आती है यानी कि जब बरसात होने लगती है, तालाबों में पानी भरने लगता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले ये देखिए बना रहे हैं, ये अंदर का अमीबा था और ये बाहर इसके मोटी 3 लेयर्ड सिस्ट है, मोटी 3 लेयर सिस्ट है जो बना के दिखाए हैं आपको। अंदर अमीबा होता है इसके और बाहर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे हमने अभी बताया इसको सिस्ट बोलते हैं, ये सिस्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक न्यूक्लियस, इसमें डिवीजन होता है। तो कई सारे छोटे छोटे केंद्रक, ये टूटता है तो इससे कई सारे छोटे छोटे केंद्रक जो है बन जाते हैं कुछ इस तरह से। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब ऐसा होता है। अब क्या होता है, हर एक केंद्रक के चारों ओर जो कोशिका द्रव था वो आके इकट्ठा होने लगता है कुछ इस तरह से। इस तरह से कोशिका द्रव इकट्ठा होने लगता है, देख रहे हैं आप लोग, ये कोशिका द्रव इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये कंडीशन फेवरेबल होती है और ये स्थिति जब आ जाती है तो
इन्हीं को जो है छोटे छोटे जो रचनाएं होती हैं इन्हें हम अमीवुली के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, जब बहुत सारे अमीवुली जब बन जाते हैं इसके अंदर तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, बाहर कंडीशन फेवरेबल होती हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे ये सिस्ट जो होती है वो फट जाती है और कुछ इस तरह से रचना होती है। 3 लेयर्ड सिस्ट हो गई, ये देखिए आपकी 3 लेयर्ड सिस्ट हो गई और ये फट जाएगी और फटने से क्या होगा, छोटी छोटी रचनाएं जो बनी थी इसके अंदर वो बाहर मुक्त हो जाती हैं। इन्हीं रचनाओं को हम अमीवुली कहते हैं, अमीवुली, या इन्हीं रचनाओं को दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसे कहते हैं सीडोपोडियोस्पोर। ये सीडोपोडियोस्पोर या अमीवुली होती हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही चूंकि कंडीशन फेवरेबल है, ये फूड है या और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेती हैं और ग्रो करके फिर से अपना नॉर्मल साइज को प्राप्त कर लेती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस, इसे बोलते हैं स्पोरोल्यूशन या स्पोर फॉर्मेशन। तो एक तो ये विधि हो गई जनन की, रिप्रोडक्शन की। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए जो सिंपल प्लांट्स हैं, सिंपल प्लांट में कौन से प्लांट आते हैं? 11 से पढ़ के आए हैं। जो थैलोफाइट्स होते हैं वो सिंपल प्लांट्स होते हैं, यानी कि फंजाई एंड एल्गी। यदि हम इनकी बात करते हैं तो इनमें फंजाई, हाँ जी, तो ये जो अगला जो मेथड हम बताने जा रहे हैं वो जो मेथड है वो सिंपल प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता, ऐसे प्लांट्स को बायोलॉजी में नाम दिया जाता है थैलोफाइट होता है। तो ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता है, और उसके एग्जाम्पल जो हैं वो फंजाई हैं, एल्गी हैं और आपके कुछ अन्य दूसरे इसी ग्रुप के अदर मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ए सिंपल एसेक्सुअल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है नोन एज, क्या नाम होता है उसका? उसे कहते हैं जूस्पोर फॉर्मेशन होता है। इट इज मोटाइल, ये मोटाइल भी होता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला होते हैं, मोटाइल होता है। इसकी अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इसका होता है। ये तो इसके बिलीफेरोप्लास्ट होते हैं, या इस तरह से इसमें क्या होता है, ये फ्लैजिला निकले होते हैं, इन्हीं को कहते हैं फ्लैजिला। और इन्हीं की सहायता से ये इसका केंद्रक होता है, इन्हीं की सहायता से, फ्लैजिला की सहायता से इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जूस्पोर हुआ। तो जूस्पोर की सहायता से भी जो थैलोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जूस्पोर भी कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए, जैसे कौन कौन से हैं? कोनिडिया की सहायता से भी रिप्रोडक्शन होता है। ये भी फंगस में होता है। किस फंगस में होता है? ये पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरह से और बात करें, आइए बर्ड की बात करते आए हैं, बर्ड या बडिंग द्वारा, तो एक और एग्जाम्पल उसमें आ जाता है हाइड्रा के द्वारा भी। हाइड्रा में भी जो है बर्ड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं, एक होता है जेम्यूल रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेम्यूल के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है? तो वो स्पंज, जितने भी स्पंज होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेम्यूल के फॉर्मेशन से, जेम्यूल के द्वारा होता है।
तो ये जो हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी सहायता से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं थोड़े और एडवांस रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह दो, इसका दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल दो इसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल दो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल दो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल दो, दो नाम हम उसको बोल सकते हैं। देखिए, जिस तरह से एनिमल्स के केस में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स, विशेष रूप से हायर प्लांट्स के केस में, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके केस में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन टर्म का यूज करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसके लिए ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उससे नए प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरह से होता है? तो इसमें कुछ रचनाएं होती हैं जिनका नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ये कह सकते हो इसको यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको वेजिटेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स के पार्ट, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सब क्या है? प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। जब इनके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, यानी जब किसी प्लांट की रूट्स की हेल्प से हम नया प्लांट प्राप्त करें, किसी के स्टेम्स की हेल्प से नया प्लांट प्राप्त करें, किसी के लीफ की हेल्प से नया प्लांट प्राप्त करें, उसको बोलते हैं हम, उस मेथड को बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसमें जो मेन यूनिट इन्वॉल्व होती है उसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, जैसे या हम यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं। तो देखिए कि इसमें जो हम इंक्लूड करते हैं, जैसे रनर्स, जैसे शकर्स, जैसे स्टोलन्स, इसके अलावा और भी हैं, ऑफसेट, जैसे ट्यूबर्स। ये जो रचनाएं होती हैं, ये सब जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के अंतर्गत आती हैं। रनर्स का एग्जाम्पल है दूब घास, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो रनर्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के अंतर्गत ही आते हैं। दोबारा इसको आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, पहला प्रोपेग्यूल्स है हमारा रनर्स। रनर जो होता है, इसे दूब ग्रास होती है, उसमें रनर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, कुछ इस तरह रचनाएं होती हैं। ये घास होती है, यहाँ इसमें से रूट्स निकलती हैं और ऊपर हल्की हल्की इधर लीव्स होती हैं। तो ये जो रचनाएं होती हैं, इनको हम रनर्स बोलते हैं। रनर्स ऐसे स्टेम्स होते हैं
जो प्लांट्स की सरफेस पर हॉरिजॉन्टली जो है ग्रो करते हैं, उन्हें जो है रनर्स कहते हैं। तो ये वाला सेक्शन होता है इंटर नोड होता है, दो नोड्स के बीच में, ये नोड्स हो गए, जो क्या हो गए, ये नोड्स हैं, दो नोड्स होते हैं, इनके बीच का सेक्शन इंटर नोड्स होता है। तो जहाँ नोड्स होता है वहाँ से जो है रूट्स निकलती हैं, और इस तरह से इसमें जो है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसको कहीं से काटेंगे तो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से दूसरा है ट्यूबर, अभी पढ़े थे हम लोग टाइप में ट्यूबर। ट्यूबर में का जो एग्जाम्पल है वो है पोटैटो। पोटैटो में ट्यूबर्स होते हैं, जैसे आपने पोटैटो देखा होगा, ये पोटैटो है, जगह जगह पे इसमें कुछ गड्ढे होते हैं जिनमें बड्स होती हैं, बड्स होती हैं, ये सब ऑक्सिलरी बड्स होती हैं, ऑक्सिलरी बड्स होती हैं। और ट्यूबर का प्रोपगेशन इन्हीं की हेल्प से होता है। ऐसा कोई भी पीस ऑफ पोटैटो जिसमें ये ऑक्सिलरी बड्स होती है, उसको यदि हम सॉइल में शो करते हैं, उसे नया पोटैटो प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बाई ट्यूबर हो गया। इसी तरह से होता है एक ऑफसेट। ये जो है वाटर हायासिंथ में शो होता है। ये पानी में होते हैं, वाटर के अंदर इनका जो स्टेम होता है ग्रो करता है, तो वो उसे हम ऑफसेट बोलते हैं। इसी तरह से एक होता है राइजोम जिंजर में होता है, राइजोम जिंजर है, टर्मेरिक है, ये सब राइजोम की हेल्प से ग्रो करते हैं। यदि आप जिंजर यानी अदरक को तोड़ते हैं तो अदरक जिस जगह से टूटता है वो उसका नोड होता है, यानी कि अदरक में भी या जिंजर में भी नोड की हेल्प से ये रिप्रोडक्शन आगे के लिए बढ़ता है। तो ये राइजोम हो गया। अगला जो है टर्नर ट्यूबर शकर्स होता है। शकर्स की हेल्प से भी ये रिप्रोडक्शन होता है। शकर्स में भी कई प्लांट में शकर्स होते हैं। तो इसके अलावा बल्बिल्स होते हैं, बल्बिल्स इनकी हेल्प से ये रिप्रोडक्शन होता है। बल्बिल जैसे कि आपके अगेव कैलोकेशिया है, उनमें बल्बिल्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अगेव एक प्लांट है, उसमें बल्बिल्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो इसको दोबारा से एक बार समाप्त कर लेते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जिनकी बात कर रहे हैं वो ये होते हैं, जिसमें पहला रनर्स है, दूबग्रास में ये देखने को मिलता है। दूसरा ट्यूबर्स होता है, जिसे हम पोटैटो कहते हैं। ट्यूबर्स का एग्जाम पोटैटो है। इसमें इस तरह से ऑक्सिलरी बड्स होती हैं, इनकी हेल्प से वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है। ऑफसेट वाटर हायासिंथ, इसे हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं। राइजोम में जिंजर टर्मेरिक की हेल्प से होता है। फिर बल्बिल्स में अगेव की हेल्प से होता है, शकर्स होते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के टाइप हैं। आपको होमवर्क तो देते हैं, बताइएगा कि हमारे कमेंट में बताइए शकर्स द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्लांट्स में होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जिसकी हमने चर्चा की है। यहीं पे एक बात और बताने वाली बात है, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में आता है कि टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक किस प्लांट को बोला जाता है। टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। इसका नाम है वाटर हायासिंथ। ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम जाना जाता है। इसी को हम एकॉर्निया भी बोलते हैं, एकॉर्निया। ये क्या होता है, ये बताया था हमने आपको, ये ऑफसेट की हेल्प से ग्रो करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये पानी की ऐसी बॉडी जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, यानी रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर
उसमें ये ग्रो करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोथ से क्या होता है कि धीरे धीरे जो वाटर बॉडी होती है उसकी ऑक्सीजन कम होने लगती है, ऑक्सीजन समाप्त होने लगती है, जिससे वहाँ जो फिशेस वगैरह होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी डेथ हो जाती है, जिससे तालाब जो है वो सड़ने लगते हैं और कई सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। तो चूँकि ये जो प्लांट है ये विदेश से यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, और ये इसलिए इंपोर्ट किया गया था क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं, इसका जो फ्लावर्स होता है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, उसी की मतलब ब्यूटी की वजह से इसको बाहर से विदेश से इंपोर्ट किया गया, अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था इसको। और आज जो है हमारे देश में ये एक बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इशू बना हुआ है। इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से जो हमारी वाटर बॉडी हैं वो पॉल्यूट हो रही हैं, फिशेस मर रही हैं, और ये एक आज की डेट में डेंजरस पोजीशन पे आया हुआ है। तो आज जो है हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके जितने भी टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, एनसीईआरटी के बेस पर जितने भी टाइप्स हम हो सकते थे वो सब यहाँ बताया गया आपको। अब जो है जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।